मैं पुनः वापस आ गया हूँ इकोस्फेयर की तरफ से। पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। और है हम कि ये पर्यावरण दिवस का महत्व क्या है, हम पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं, और जैव विविधता की हमारी ज़िंदगी में क्या ज़रूरत है, इस विषय पे बात करते हुए मैं आगे ये बताना चाहूँगा कि जो मैं बता रहा था कि जो पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पे किस तरह से अलग अलग सेवाएं मिलती हैं, उसमें एक रेगुलेटरी सेवा होती है जिसमें मौसम चक्र, बाढ़ एवं सूखा का विनियमन एवं जल का शुद्धिकरण आदि होना आवश्यक होता है। और जो सौंदर्य, आध्यात्मिक, शैक्षणिक एवं मनोरंजन सेवाएं होती हैं, और इन सारी सेवाओं को एक्चुअली मानव जाति के कल्याण हेतु ही पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पे पर्यावरण उपलब्ध कराता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उसी का हम आदर नहीं कर पाते। अंदाजा लगाएं करें तो क्या ये जो हैं क्या वो सीमित नहीं है क्या? अगर सीमित नहीं होती तो पानी की बोतलें हमारे घर तक पैसे में क्यों आती? ये हवा की बोतलें, ऑक्सीजन की, जिसे हमें तोहफा हमारे लिए सदैव रहेगा, वो प्रदूषित क्यों हो जाता है? और उसके लिए हमें घर में ऑक्सीजन के सिलेंडर क्यों लाने पड़ते हैं? ये दर्शाता है कि ये पानी और हवा ये अब रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ रिसोर्स नहीं है। ये रिन्यूएबल, इसको रिन्यू नहीं कर सकते, या इसमें क्षमताएं कम हो गई हैं जो रिन्यू नहीं हो सकती। तो ये दर्शाती हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर जब तक आप इसको नहीं देखेंगे तो शायद आप परमानेंटली अपने जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को, अपने देश के जीवन को, ये बहुत ख़ास है बताना, अपने देश के जीवन को लंबे वक्त तक नहीं देख सकेंगे। बिकॉज जो अभी कोरोना आया, कोरोना भी आया तो कोरोना भी एक्चुअली जैव विविधता का पार्ट है। और मैं कई बार अपने दोस्त संतोष जी से मैं चर्चा करता था कि देखिए, कोरोना को प्रकृति ने शायद कोई भी प्रजाति की संख्या बहुत बढ़ जाती है तो ये इस धरती पे, जिसको कहते हैं धरती पे बोझ होना, तो उसको समय समय पर, और कोरोना कोविड-19 ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आज कोरोना के टीका के लिए मारामारी चल रही है। हर देश परेशान है, पूरा विश्व परेशान है कि कितना जल्दी टीका हम बना लें। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये टीका भी कोरोना से ही बनेगा। कोरोना भी इस जैव विविधता का पार्ट है, और इसके मृत या जीवित से ही होता है, उसी से संभव है कि टीका बन सके, क्योंकि उस टीका का काम होगा इस प्रोटीन को खत्म करना। तो क्रिया तंत्र का एक, लेकिन आप देखें मनुष्यों ने कभी ऐसा सोचा नहीं कि उसका कर्मागत विकास का सीधा रिश्ता जैव विविधता के उत्तरजीविता पर निर्भर करता है। जब तक जैव विविधता है तभी हम रह सकते हैं, क्योंकि जैव विविधता के जब परिभाषा को देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी को जब परिभाषित करेंगे तो कहते हैं उसमें वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। अक्सर हम वैरायटी को लेके जैव विविधता को उदाहरण कर देते हैं, लेकिन वैरायटी अकेला नहीं हो सकता जैव विविधता। अगर सिर्फ वैरायटी से जैव विविधता को हम अगर परिभाषित करते होते, हम नहीं होते, नाना प्रकार के जीव नहीं होते। ये कहता है वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी में मतलब फैक्टर जो होता है आवश्यक है। आम का सीजन, इसे कहना चाहूंगा कि आम कितने प्रकार का है, चौसा, पता नहीं, अभी मुंबईया, बहुत तरह के आम हैं। अगर एक ही आम होता तो शायद वो आम बच नहीं पाता। इस तरह मनुष्यों में देखें, अगर अपने
एंटीबायोटिक बेसिस बॉटल नेकिंग ऐसी नहीं होती कि नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होता। ऐसे हमारे यहाँ प्रजाति हैं, ऐसे लोग हैं जिनको ये मुश्किल है। आप सोचें, मुंबई में रहने वाले एक जो उनको आप देखें, उसमें बहुत क्लोज क्वार्टर में शादियां होती हैं, तो उन पे बहुत विपत्तियां हैं, उनके पॉपुलेशन में बहुत मुश्किलें आ रही हैं। उसी तरह अगर गौर करें, अंडमान निकोबार में जरवा ट्राइब है, और अभी सेंटिनल ट्राइब आपने सुना होगा, 2 साल पहले एक ब्रिटिश उससे मिलने का प्रयास किया और वो मारा गया। पहले दिन उसके बाइबल पे धनुष लगा, वो बच गया, दूसरे दिन उसको धनुष लगा, वो साफ हो गया। वो सेंटिनल भी छोटी सी आदम जाति है जो एक आइलैंड पे रहती है, उनकी संख्या बहुत कम है और हम गौर नहीं कर पा रहे हैं, किसी वक्त जाएगी। तो मैं ये बता रहा था कि उसी तरह शेरों की संख्या आप देखिए एक जगह पे सीमित है, बब्बर शेर गुजरात में, इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि उसका दूसरा घर बनाए। तो अगर उसका दूसरा घर नहीं बनेगा तो अभी हाल में देखिए उन पे बहुत सारी बीमारियां हुई, उन पे बहुत सारी बीमारियां हुई, कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज़ आया, कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ आई, जिससे एनिमल मरते गए, और अभी भी सरकार इस पर सख्त नहीं हो पा रही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैव विविधता को परिभाषित करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स राइट फ्रॉम माइक्रोब्स टू ह्यूमन बींग्स एंड देयर हैबिटेट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी एक शब्द ऐसा है जिसको हर रोज़ हम यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं और एब्यूज़ भी करते हैं बिना मनुष्य को उसकी रोग है कि उसका माइक्रोबायोम निरंतर समृद्ध होते रहना चाहिए। आप कहेंगे माइक्रोबायोम क्या है? एटमॉस्फेयर में आपके अंदर रचते बसते हैं, आपकी आते हैं। उदाहरण स्वरूप जब आप बीमार होते हैं, एंटीबायोटिक खा लेते हैं, आपके कोलोन का इकोलाई मर जाता है, जो विटामिन B12 बनाता है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो डाइजेशन का काम करता है, आपकी भूख मर जाती है। और जब तक कोलोन में वो बैक्टीरिया पुनः नहीं आती, हमारा भोजन तब तक अच्छा नहीं लगता हमें। तो ये एक उदाहरण है कि माइक्रोबायोम का निरंतर समृद्ध होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि रोग निरोधक क्षमता प्रबल बनी रहे और जिससे कि बहुत सारे खतरनाक जो रोग हैं, ब्लड प्रेशर, कैंसर, वैश्विक महामारी आदि से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। आप देखें, यहाँ तक कि ये जैव विविधता ही है जो नदियों के साफ जल एवं पर्यावरण में शुद्ध वायु का, जैसे जैसे हिमालय जंगलों का क्षरण होने लगा, जंगल डिग्रेड होने लगे, तो वहाँ से मिट्टी कट के उसमें आने लगी, वाटर क्वालिटी ख़राब होने लगी। फर्दर उसमें हमने नाले का पानी मिला दिया। हमने पहले जो हमारी नदियाँ निकलती थी वो उसके किनारे गांव बसते थे, वहाँ से भी कम था और वो डायरेक्ट नदी में नहीं जाता था, बल्कि बहुत सारे मार्शी एरिया होते थे, बहुत सारे वेटलैंड होते थे जिसको नम भूमि कहते हैं, उस पानी गुजरता था और पानी ये स्वतः साफ होकर नदियों में जाता था। हमने क्या किया कि किनारों पे कब्जा कर लिया, जब की जमीन सिर्फ और सिर्फ नदियों की है। अगर आप गौर करें, ये नदी जिसको हम माँ कहते हैं, हमारी अम्मा है। हमारी अम्मा क्यों है? हमने कभी वो आदर मुंह से बोलने के अलावा दिल पे लाए? आइए, जब नदियों को देखना, आपको एक उदाहरण दूं। मैंने पढ़ा लिखा, नदियों को समझने की कोशिश की, नदी के पास पला बढ़ा तो नदियों से बहुत लगाव सा पैदा हो गया। जब मैं भिंड में 2001 या 2000 में, मुझे याद है, मैं नीलगाय पे काम करता था और वहाँ पर हमने नीलगाय को समझने के लिए एक छोटा सा पानी का स्रोत बनाया था कि नीलगाय के बिहेवियर का अध्ययन कर सकूं। और वहाँ डम एंड डेफ था, ना बोल पाता था ना सुन पाता था। उसे महसूस होता था कि मैं एक टीचर हूँ, मास्टर हूँ, तो वो मुझे माटर कहता था। और उस जंगल में, चंबल में अकेला था एक पेड़ के नीचे, वो अकेला बंदा था जो मेरा दोस्त था। और मुझे जब आया और उसने पानी की तरफ इशारा किया जो हमने नीलगाय के लिए छोटे से गड्ढे में पॉलीथीन लगा के जमा किया था, वो बोलता है माटर गंगा। तो उसने एक शिक्षा दी कि पानी का हर, मैं यहाँ आज कहना चाहूँगा कि जब तक पानी के हर बूंद को गंगा की तरह हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे, गंगा को सही बनाना संभव नहीं है। उदाहरण स्वरूप
सुबह जब हम स्नान करने जाते हैं, गर्मी लगती है, अगर हम 4 मग या आधे बाल्टी में नहा सकते हैं, हमारा प्रयास होता है कि पूरे शावर को खोल के घंटों नहाएं, बिना जाने कि ये शुद्ध धरती का पानी जो शावर से निकल के मेरे सर पे, मेरे शरीर पे नाले में जाता है, और अल्टीमेटली वो शुद्ध साफ पानी नाले में, सीवर में तब्दील होके फिर वही गंगा में जा रहा है। तो क्या ये आवश्यक नहीं है कि हर बूंद गंगा समझा जाए? तो इसलिए मैंने बताया कि जैव विविधता जो नदियों को साफ पानी और पर्यावरण को शुद्ध वायु प्रवाह करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, आप जान के ताज्जुब करेंगे कि ये जैव विविधता मनुष्यों द्वारा उपजे अपशिष्ट को रसायन में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। ये बहुत आवश्यक है जानना कि हमारे अपशिष्ट भी जो हैं उसको किस तरह से ये माइक्रोब्स सुंदर चीज़ों में तब्दील कर देते हैं। आई रिमेंबर, कभी मैं बिहार के बेगूसराय से पटना की तरफ जा रहा था, तो वहाँ एक जगह पे, मैं ये सुनाना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है कि वहाँ पर एक लाइन रोड किनारे जो होटल्स होते हैं, कहते खाने, गाड़ी रुकी, खाना खाने गए, तो जब रोटियां आने लगी तो मैंने पूछा, भाई साहब ये रोटी किस पे बनाते हो? बोला गैस पे बनाते हैं। मैं कहा भाई साहब इस गांव में गैस कहाँ से आता है? यहाँ तो गैस मिलता नहीं, बहुत मुश्किल है अरेंजमेंट करना। बोला साहब जो ये टॉयलेट देख रहे हैं, टॉयलेट के टैंक से जोड़ा हुआ है हमने, और उससे रोटियां बनती। सोचें है वो कितनी इंपॉर्टेंट गैस में तब्दील होके और वहाँ खाना बन रहा था, और ये काफ़ी जगहों पर इसका उपयोग होता है। काफ़ी लोगों को बुरा लगेगा सुन के कि उससे खाना बन रहा है, खा रहे हैं, लेकिन वो गैस है, जो माइक्रोब्स उसको गैस में तब्दील करते हैं और उससे खाना बनता है। लेकिन ये भी हमें जानने की ज़रूरत है कि मानव ने प्रकृति के इस उपहार के साथ क्या किया। आप जब गौर करेंगे तो देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में पारिस्थितिकी तंत्र का मानव प्रेरित परिवर्तन इतना अधिक हुआ है जो कि पूरी मानव सभ्यता में हुए सारी परिवर्तनों को पार कर गया, सारे परिवर्तन। और नतीजन क्या हुआ? नदियाँ सूख रही हैं, वन क्षेत्र सिकुड़ रहे हैं, इसकी उत्पादकता कम हो रही है। नदियाँ सिर्फ पानी बहने का काम नहीं है, उसकी उत्पादकता क्षमता होती है। जंगल सिर्फ पेड़ों का सघन होना नहीं है, उसकी एक उत्पादकता क्षमता होती है। तो वन क्षेत्र सिकुड़ रहे हैं, इनकी उत्पादकता क्षमता क्षीण हो रही है। सच्चाई यह है कि शहरी क्षेत्रों में अपनी प्राकृतिक धरोहर लगभग खत्म सी हो गई। आपको ये जान के ताज्जुब होगा, सॉइल इरोजन है जिसको मृदा से विश्व के 32 बिलियन लोगों का कल्याण प्रभावित हुआ है, एवं 87% नम भूमि विलुप्त हो गई। अगर सॉइल इरोजन से सिर्फ उत्पादकता ही नहीं घटती है, मैं ये बता, प्रतिशत वेटलैंड खत्म हो गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है समझना, इसको जानना। हम पड़ती भूमि की तरह उपयोग करते हैं। भारत क्षेत्र जो जीवन का आधार है उसको हम पड़ती भूमि की तरह देखते हैं, बेकार भूमि की तरह देखी जाती है, और इसका उपयोग लोगों के बसावट और मलबा फेंकने में किया जाता है। दिल्ली का यमुना का बाढ़ क्षेत्र इसका अभूतपूर्व नमूना है, जहाँ पे हर तरह की संरचनाएं देखने को मिलेगी। यमुना, जिसको यमुना मैया कहते हैं, यमुना की ज़मीन सिर्फ और सिर्फ यमुना की है। जब तक यमुना की ज़मीन आप यमुना को नहीं देंगे, कैसे आप कहेंगे कि यमुना आपको पर्यावरणिक सेवाएं प्रदान करेगी? कैसे करेगी? आप ज़रा सोच के देखें। वहाँ आप मलबा डाल रहे हैं, वहाँ बसावट कर रहे हैं, इससे क्या हुआ? नतीजन नदी की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है, ये कहने की। और इससे क्या हुआ? अल्टीमेटली सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ा है। अगर इस तरह से हम मनुष्य सोच पाए तो नदी में तो कचरा क्या, नदी में पाँव, उंगली और शरीर रखने से पहले हम सोचेंगे कि ये नदी माँ जो हमारी जीवनदायिनी है, क्या इसमें हाथ रखें, क्या इसमें पाँव रखें, क्या इसमें सोच बनानी पड़ेगी ऐसी। हाँ, जुबान से कहने से काम नहीं चलेगा, नहीं है, आपको ले जाना होगा, उसको दिल में और दिमाग में दोनों का एक मिश्रण बनाना होगा, तब ये नदियाँ बचेंगी। सरकारी जितने भी परियोजनाएं हैं ये आज से तो नहीं चल रही हैं। सरकारी परियोजनाओं को देखें, कालांतर से चल रही हैं। कब से? क्या कुछ इसका उत्तर मिल पाया? सुंदर रिपोर्ट बनती है, नदियाँ साफ हो जाती हैं, लेकिन वो तभी होगी जब ये नदियाँ हमारी होंगी। ये नदियाँ जब तक सरकारी होंगी
इन नदियों में कुछ नहीं होगा। ये नदियाँ जब हमारी होंगी तो शायद हम समझ पाएंगे कि ये नदियाँ हमारी हैं, हम इनके लिए कुछ कर पाएँ। आप देखें, आप अगर देखना चाहेंगे कि वन पारिस्थितिकी जो को क्या डाइवर्सिटी के बारे में रहे हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितने खाद्य श्रृंखला जो है वो खंडित हो रहा है, उसके खंडित होने से वनों से बहुत सारे वन्यजीव विलुप्त हो रहे हैं और परिणाम स्वरूप अधिक संख्या में रोगजनक जीवाणु की उपस्थिति आ रही है। और ये जीवाणु प्राकृतिक पोषिता के अभाव में अपने को विकसित कर सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध प्रजाति जो मानव जाति है, जो बिगड़े भूदृश्य के करीब में रहते हैं, को पोषिता बना लेता है, जिसको अल्टरनेट होस्ट कहते हैं। और इस प्रक्रिया को जूनोसिस कहते हैं। जूनोसिस इसलिए कहते हैं कि ये जानवरों से आता है, ये बीमारी आती है, एवं इस तरह से उत्पन्न बीमारियों को जूनोटिक बीमारियां कहते हैं। जूनोटिक बीमारियां, तो ये जू मतलब जानवर, तो ये जूनोसिस और जूनोटिक बीमारियां शायद कि हमने अगर आप यूएनईपी के अनुसार देखें तो 60% मनुष्यों को संक्रमित बीमारियां जूनोटिक बीमारियां होती हैं। काफ़ी सालों से ये देखा जा रहा है कि 450 से ज़्यादा बीमारियां मनुष्यों में जो आई हैं वो इसी से आई हैं। निपा वायरस को देखें आप, अगर आपको याद हो, निपा वायरस का संबंध, सीधा संबंध आप देखें मलेशिया में शुगर पालन से हुआ। इबोला वायरस आया, अफ्रीका में हमने जंगल कम किए और बैट से, चमगादड़ से ये बीमारियां हम में आ गई। ये सब बहुत जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है इसको। कोविड-19 महामारी भी चमगादड़ से आया है और शब्दों से ना जाएं, इसको हम अगर गौर से देखें तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो पेपर पब्लिश्ड होता है वैज्ञानिक तरीके से, उसी को हम मानते हैं। तो चीन के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे अच्छे जर्नल, जिसको नेचर कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जर्नल है, उसमें पेपर पब्लिश करके ये बताया कि ये वायरस, सबसे इम्पोर्टेंट है कि सारी वायरोलॉजिकल स्टडी चमगादड़ पर होती है, क्योंकि चमगादड़ की क्षमता है कि वो अपने ऊपर बहुत सारे वायरस को रखे और वो वायरस उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि चमगादड़ से ये वायरस पेंगोलिन में गया और पेंगोलिन से ये मनुष्यों में गया। शायद चीन के वुहान में जो वेट मार्केट है, जहाँ पर जानवरों को खाने के लिए इलीगल ट्रेड वहाँ बहुत होता है, तो पूरा विश्व चिल्ला रहा है। आज से नहीं, बहुत सालों से चिल्ला रहा है, क्योंकि वन्य जीवों पर मैं काम करता हूँ तो मुझे पता है कि कितने सालों से लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन इसको नहीं रोका। तो इसका नतीजा क्या निकला कि उस वेट मार्केट से, पेंगोलिन खाने वालों से ये बीमारियाँ मनुष्यों में आ गई। और आप अगर गौर करें और जानने की कोशिश करें कि पारिस्थितिकी तंत्र में वायरस की उत्पत्ति क्यों होती है, शायद संतोष जी इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। संतोष जी ने बोला कि अगर ऐसी बात हम करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम बहुत निगेटिव हो गए, लेकिन कर्मागत उन्नति में आपकी विनियमन जो रेगुलेशन है, प्रत्येक प्रजातियों के संख्या को नियमित करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि एक कोई प्रजाति बहुत अधिक नहीं बढ़ के रह सकती, जो कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी के सीमित पर्यावरण संसाधनों के बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए आवश्यक है। जैसा मैंने बोला, हवा बिक रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर्यावरणिक जो संसाधन हैं वो लिमिटेड हो गई है, वो कम हो गई है। तो इसलिए आवश्यक है कि उनको, एक प्रजाति जिसकी संख्या बढ़ गई, उसका रेगुलेशन होना चाहिए, उसका विनियमन होना चाहिए। तो इसी के लिए यदि एक प्रजाति की संख्या बढ़ जाती है तो रोगजनक जीवाणु की उत्पत्ति संतुलन लाने के लिए होती है। और यही समय से कभी प्लेग आया था, अभी भी देखिए कोरोना ने काफ़ी लोगों को मारा है। शायद इतने लोगों को मार दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स में जब वियतनाम की लड़ाई हुई थी, मार दिया, तो सीधा तो लोगों को जान लें जो कोरोना के लिए है। तो अगर इम्पैक्ट देखें, सोशियो इकोनॉमी देखें, शायद कोरोना ने ये दर्शाया कि ये बीमारी बहुत ही डेमोक्रेटिक है, प्रजातांत्रिक बीमारी है, ये गरीब अमीर को नहीं दे। यहाँ अमेरिकन और अमेरिकन लोग मरने लगे, ये हंगामा ज़्यादा, शायद हम लोग नहीं होता, लेकिन वहाँ के लोग ज़्यादा मर, तो ये हंगामा उठ के आया
कि कोरोना ने बहुत हंगामा मचा रखा है। धरती की आज कोविड-19 के कारण बंद है, तो वायु प्रदूषण एवं नदियों के प्रदूषण में भारी गिरावट आई है। ये तो आप लोग सबको पता है, और संतोष जी इसको बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे थे। इसका जिसका सकारात्मक प्रभाव सारे जीवों पे पड़ा। अगर डॉल्फिन है वहाँ तो डॉल्फिन नज़र आने लगी है ज़्यादा, या आप देखें मालाबार क्या बोलते हैं उसको, मालाबार सिवेट मेन रोड पे नज़र आ रहा है, या नीलगाय नज़र आ रही है। अमेरिकन कई जगह पे स्मॉल कैट्स काफ़ी नज़र आने लगे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण विनियमन में सहायक होगा, जिससे कि जीवाणुओं को किसी महामारी लाने में कम सहायता मिलेगी। इसके लिए इसीलिए आवश्यक है कि स्ट्रॉन्ग पारिस्थितिकी तंत्र बनाए जाएं, और स्ट्रॉन्ग पारिस्थितिकी तंत्र मतलब सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाने के लिए आवश्यक है कि जैव विविधता का जरूरी है। और जब नहीं होगी सस्टेनेबिलिटी, आप अगर गौर करें कोविड-19 में एक अनुमान के अनुसार कार्बन उत्सर्जन के युद्ध के हो गया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आसमान बिल्कुल नीला दिख रहा था, बल्कि तारों की सैर की, तारों पे धुएं कम हो गए। यहाँ तक कि हमने ये गौर किया, हमारे बायोडाइवर्सिटी पार्क जिसको पायनियर बटरफ्लाई कहते हैं, वो हर साल ब्रीड करती थी, क्योंकि सुरक्षित संरक्षित क्षेत्र की तरह है जहाँ ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से चलती थी। लेकिन इस बार हमने नहीं थी, और जब हेवी मेटल कम हो गया तो ऐसे पौधे जिनमें रस होता था, जो रस भरे होते थे, जो नेक्टर बियरिंग प्लांट थे, जो बटरफ्लाई को नेक्टर देते थे पीने के लिए, उनमें नेक्टर ज़्यादा होने लगे। अब ज़रा देखें, गाड़ियों के नहीं चलने से पौधों में नेक्टर बढ़ गया। यही नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड के कम होने से तितलियों के मोर्टेलिटी रेट, उनके मरने की संख्या बहुत कम हो गई। और हमने ये भी गौर किया, जब धुंध और धुआं कम हो गया तो जो कैटरपिलर हैं वो सही समय पे प्यूपेशन में चले गए, उनका प्यूपा बन गया, और प्यूपा निकाल दिया। अगर ये धुआं और धुंध होता तो ये प्यूपा लंबे वक्त तक प्यूपा ही बना रहता, क्योंकि इनको ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलता, और फिर इनका प्रिडेशन भी हो जाता है, इनको कोई चिड़िया खा जाती है, तो इससे बटरफ्लाई कम होता है। तो हमने एक चीज़ और देखा चिड़ियों को, कि चिड़ियों का जीवन अधिकतर वोकलाइजेशन पे डिपेंड करता है। वोकलाइजेशन का मतलब होता है बोलना। तो वो या तो बोलते हैं, चिड़िया मनुष्यों से बिल्कुल परे हैं, वो गाना गा के अपने रहने की, अपने प्रजनन, अपने दूसरे को अपने आवाज से बताते, तो वोकलाइजेशन उनके जीवन का। लेकिन दुर्भाग्यवश जब एरोप्लेन दब जाती है तो उनकी ब्रीडिंग भी कम होती है। तो इस बार लॉकडाउन ने एक और नजरिया पेश किया कि उनका वोकलाइजेशन सुंदर हो गया, उन्होंने आगे नॉर्मल इस बार। तो ये सारी चीजें ये बताता है, शायद को कहता है कि हे मनुष्य तू धीरे चल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जब लोग कम दिखे तो जो चीज़ें जंगलों में होती थी वो सड़कों पे आ गई, और जो लोग सड़कों पे होते थे वो घर के अंदर बंद हो गए। तो ये चीज़ें हमें आगे आने वाले समय में क्या करना है, ये चीज़ें ये भी बता रही है कि अगर विज्ञान को गौर से देखें तो मैंने जैसा बताया था कि कोरोना जो वायरस है वो भी जैव विविधता की ज़रूरत है, तभी उसका टीका बन पाएगा। तो इसमें दो राय नहीं कि जो विज्ञान ने समस्याएं पैदा की हैं, विज्ञान ही उसका एक्चुअली समाधान भी लेके आएगा, इसमें दो राय नहीं। आप उदाहरण स्वरूप देखें कि जैव विविधता के विनाश ने अभी 2 दिन पहले मुंबई में साइक्लोन लाया, आपने देखा होगा। उस साइक्लोन के थोड़े से पहले डेजर्ट के टिड्डों की मार आ गई, और वो टिड्डे ऐसे चलने लगे कि दिल्ली में कुछ खबरें मेरे पास आने लगी कि साहब खिड़की के बाहर बंद कर लेना, आज टिड्डे रात में गुजर जाएंगे। इतना डर बैठा,
जब हमने गौर किया तो देखा कि इन मुश्किलों को पैदा करने के लिए ये क्लाइमेट का बदलना ही लाजमी मुश्किल कर रहा है। में ज़्यादा बारिश हो जाना, राजस्थान में पिछले 2-3 सालों से बारिश बहुत हो रही है, तो उनके बारिश के होने से ये जो डेजर्ट के टिड्डे हैं जिसको लोकस्ट कहते हैं, ये एक तरह से प्लेग की तरफ फैल जाते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, डेटा देना चाहूँगा कि वो 1 स्क्वायर मीटर में 1000 से ज़्यादा ये टिड्डे अंडे देते हैं, 1000 से ज़्यादा, आप ज़रा सोच लें। और यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अगर 40 मिलियन लोकस्ट, ये टिड्डा अगर कहीं निकल जाता है एक बार, तो 40 मिलियन क्या, वो तो और भी ज़्यादा बिलियन की तादाद में निकलते हैं एक साथ, तो इनकी क्षमता होती है कि वो लगभग 35,000 का खाना खा जाए। अब ज़रा सोच लें इन टिड्डों से कितना दुष्प्रभाव हुआ, इकोनॉमी गई, खाना कम हुआ। उसके पहले अम्फन आया, अम्फन साइक्लोन, जिसने मुश्किल आया। तो ये नेचर हमें हिचकोले दे रही, लगा रही है, वो शायद बता रही है हमें कि अब बस करो, तुम रहे हो, अगर बिहेव करेंगे। और क्योंकि वैश्वीकरण का देखेंगे, वैश्वीकरण ने अत्यधिक शोषण करना सिखाया है और पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन सिद्धांत के विपरीत मानव जाति ने नदियों, जंगली, बहुत समय समय पर प्रकृति ने हमें चेताया भी है। कभी जैसा आपको मैंने बताया इबोला वायरस, कभी साइक्लोन, इन सब चीज़ों से हमें बताया है। तो हमें ऐसा लगता है कि अपने विकास के व्यवसायीकरण की गति जो है ना, विकास तो चाहिए लेकिन इसकी गति व्यवसायीकरण की है। विकास की वो गति है जिसमें हर विकास में पैसा इन्वॉल्व है, उससे पैसा कमाना है हमें। और विकास ऐसा चाहिए, क्या ऐसा विकास जो वायरस लाता है, ऐसा विकास जो टीवी लाता है, ऐसा विकास जो HIV लाता है, और ऐसा विकास जो घर घर में पीने का पानी देता है, ऐसा विकास जो सैलरी छोटी रखता है 10,000 की, लेकिन हमें कभी कैंसर हॉस्पिटल जाने के लिए धक्का नहीं देता है। तो हम तो ऐसा विकास चाहेंगे और दुआ करेंगे कि हम सबकी सैलरी बहुत छोटी हो, लेकिन इस बड़ा सैलरी से पैसे बचा के इसलिए नहीं रखें कि जब 50 की उम्र क्रॉस करें तो हमें कैंसर हॉस्पिटल में रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी के लिए जाना हो। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि मानव जाति ने विकास के दिशाहीन दौर में पीने के पानी एवं सांस के लिए हवा को भी नज़रअंदाज किया। और इसको आप देखें कि जब हमने प्रकृति के अनमोल धरोहर पानी और हवा का बाजारीकरण किया, तो उसका सबसे सुंदर उदाहरण है मजदूरों का पलायन। मजदूर उत्तर प्रदेश हर जगह से निकल के दूर दूर जा रहे हैं कि जैव विविधता का काम है पानी देना और हवा देना, मिट्टी बनाना। तो जैव विविधता जाएंगे क्यों, कमी कैसे हो जाएगी? क्योंकि हमने चाहा कि मैं जमींदार हूं तो सारे रिसोर्स मेरे हैं, करते हैं। हमने जैव विविधता की इक्विटेबल शेयरिंग नहीं की। और अभी हाल में ही जब UN ने इस बात को बताने की कोशिश की कि मनुष्यों की आबादी एक प्रमुख कारण है जैव विविधता ह्रास का, और ये भी बताने का प्रयास किया कि हम आबादी को अगर कम करना चाहते हैं तो महिलाओं को सशक्त करें। एक रिसर्च के अनुसार इसमें अफ्रीका में जो औरतें पढ़ी लिखी नहीं हैं उनके बच्चों की संख्या ऑन एन एवरेज सिबलिंग साइज 5 थे, जो मिडिल क्लास 5 थी उनके 3 थे, और जो हाई स्कूल पास थे उनके 2.2 थे। तो आप ज़रा सोच लें पढ़ाई का असर महिलाओं पे, अगर महिलाएं पढ़ी हैं तो उनका असर कितना होता। दूसरी तरफ हमने देखा कि अक्सर हम आबादी को रिसोर्स का दुश्मन बनाते हैं, लेकिन अभी मैं जब पढ़ रहा था तो देखा कि अगर अमेरिका को और यूरोप को, तो उनका रिसोर्स यूज कितना है। का एक व्यक्ति हम लोगों से ऑक्साइड उत्सर्जन करता है। आप जरा सोच लें, एक व्यक्ति, जबकि आबादी छोटी है। तो ये भी देखना होगा कि इक्विटेबल शेयरिंग जब तक नहीं करेंगे, जब तक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के हिसाब से रिसोर्स का शेयरिंग नहीं होगा, तो ये मजदूर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। और ये मजदूर बता रहे हैं कि पर्यावरण को हमने नुकसान पहुंचाया है,
उनके पाँव के छाले ये बता रहे हैं, उनके सूखे होंठ और गला ये बता रहे हैं कि उनकी परेशानी का सबब सिर्फ पर्यावरण का ह्रास है और अनइक्विटेबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्स है। तो हमें जानना होगा इन चीज़ों को कि विज्ञान का उपयोग हम किस तरह से करें कि हम विकास की गति को इस तरह से बढ़ाएं जहां चीज़ें अच्छी हों। क्योंकि आज सब लोग कह रहे हैं कि यमुना नदी साफ हो गया, संत जोर दे रहे थे, इत्तेफाक नहीं रखा, लेकिन और लेकिन रेगुलेटरी एजेंसी आए पानी, बारिश के आए कारण आए पानी का समावेश अपने रिपोर्ट में नहीं किया। तो इस हिसाब से अगर मान भी लें कि नदी साफ हुई है, थोड़ी साफ ज़रूर हुई है, तो ये हम लोगों का ध्यान आकर्षित करके ये बताने की चेष्टा कर रहा है कि संयम एवं धीमी गति से चलने वाले मानव जीवन से दूसरे जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों को थोड़ी जगह और थोड़ा समय मिल जाता है, जिससे मानव जीवन ही अंततः लाभान्वित होता है। तो मैं आपको बताऊं कि कोरोना वायरस का प्रकोप शायद ये हमें बता पा रहा है, हम मनुष्यों को संदेश दे पा रहा है एवं शिक्षित कर रहा है कि शायद जीवन शैली में परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों एवं वैज्ञानिक तरीकों से प्रकृति को पुनर्स्थापित करना ही मानव जीवन को लंबे समय तक ले जाएगा। और इसका बहुत, जब ऑल्टरनेट होस्ट की बात नहीं चली थी तो संतोष जी ने हमें जोर दिया कि आप अपने ज्ञान को कुछ लिखें, तो हमने खंगाला और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही एक लेख लिखा जिसमें बताया कि किस तरह ये जीव मनुष्यों को अल्टरनेट होस्ट बना रहे हैं, अपनी पोषिता क्यों बना रहे हैं। और आज वही सच्चाई पूरे विश्व में सामने आ रही है, पूरे विश्व में सामने आ रही है कि जब इकोसिस्टम कमज़ोर होता है, विरल हो जाता है, सघन नहीं होता है, तो किस तरह उससे वायरस जंप करके मनुष्यों में चले जाते हैं। तो इसका अभी एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि दिल्ली में बायोडाइवर्सिटी पार्क, DDA का बायोडाइवर्सिटी पार्क, जिसमें 7 पार्क हम लोगों के द्वारा बन रहा है, जो DDA और दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा, जिसमें हमने कोशिश की है कि एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम का निर्माण हो, जो सिंपल प्लांटेशन नहीं है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम का निर्माण हो, और जिस इकोसिस्टम की क्षमता है कि जो सिर्फ हवा और पानी को ही सुंदर नहीं रखे, बल्कि वो पैंडेमिक जो कोविड-19 उसको भी कम करने की क्षमता रखे, उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखे। तो मैं अंत में ये कहते हुए पर्यावरण दिवस पे कहना चाहूँगा कि हमारे हृदय और मस्तिष्क का जोड़ चाहिए, जो हमें बताए कि खाने वाली हर रोटी, पीने वाला हर बूंद और स्नान करने वाला, बाथरूम से निकलने वाला हर जल इस पर्यावरण का हिस्सा है, जिसने पर्यावरण ने हमें सिर्फ अपने उपयोग के लिए दिया है, इसके दुरुपयोग के लिए नहीं दिया है। और हमें पर्यावरण को दुरुस्त कैसे करें, इसके लिए वैज्ञानिक तरीके हैं जिसको इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन कहते हैं। उसकी सहायता से हमने दिल्ली में बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाए हैं, जो एक नायाब नमूना है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ऑनरेबल NGT अपने ऑर्डर में ये देने वाला है कि कैसे, ऑलरेडी दिया है उन्होंने, लेकिन और भी देने वाले हैं कि पूरे देश के नदियों के पास ये बायोडाइवर्सिटी पार्क कैसे बनाए जाएं, जिससे नदियों का सुधार हो और मनुष्य के जीवन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जब WHO को गौर से देखें तो WHO ने वन हेल्थ संकल्पना दी है। वन हेल्थ का मतलब है हेल्थ फॉर ह्यूमन बीइंग और हेल्थ फॉर प्लेनेट। तो इस प्लेनेट का भी स्वास्थ्य और इंसानों का भी स्वास्थ्य। तो मेरा मानना है कि दिल्ली के जैव विविधता पार्क मॉडल को भी इस WHO के वन हेल्थ संकल्पना में अगर शामिल किया जाए तो शायद पूरे विश्व में इस तरह के पैंडेमिक जो कोविड-19 है या क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक रेजिलिएंट इकोसिस्टम बन पाएगा। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। धन्यवाद।